और तुम अभी उत्तर प्रदेश में हो। यहाँ से निकलोगे तो आगे बड़ा शहर मुजफ्फरनगर आएगा, उसके बाद तुम सहारनपुर पहुँचोगे। सहारन के बाद अम्बाला आ जाएगा। अम्बाले के आगे भारतीय पंजाब शुरू होता है। अम्बाले के बाद लुधियाना और फिर जालंधर आएगा। सफ़र वाकई लंबा था, इन मानों में कि पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। जीटी रोड पर भी सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में पैदल सफ़र करूं, जो मुमकिन नहीं था। मैंने दिल में यही तय कर लिया था कि अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ता हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात के 11 साढ़े 11 के टाइम होगा जब वो बुजुर्ग मुझे अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर गली में से निकले। बाजारों में काफ़ी खामोशी थी, ट्रैफिक भी न होने के बराबर थी। सड़क के किनारे बत्तियां रोशन थीं। वो मुझे ऐसे रास्तों से लेकर गए जहां रोशनियां ज़्यादा नहीं थीं और पुलिस का चेकिंग का खतरा नहीं था। हम खेतों से भी गुजरे, फिर जीटी रोड आ गई, जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर लगे खंभों पर बल्ब रोशन थे। उसने मुझे 2 खंभों के दरमियान जहां ज़रा अंधेरा था उतार दिया और कहा, लो भाई, अब तुम्हें खुदा के सुपुर्द किया। जहां जो लारी जालंधर की तरफ जाने वाली आएगी उसकी पहले चेकिंग हो चुकी होगी, फिर भी ज़रा होशियार होकर बैठना। खुदा हाफिज। मैंने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया तो वो हाथ हिलाकर स्कूटर स्टार्ट करके अंधेरे में गुम हो गए। मैं जीटी रोड पर अकेला खड़ा था। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, दोनों तरफ दरख्त थे जिनमें अंधेरा था। पीछे मेरठ शहर की जानिब से शहर की थोड़ी थोड़ी रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थीं। मैं सड़क से उतरकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देने की कोशिश न करना, हो सकता है वो पुलिस वालों की गाड़ी हो। लारी की निशानी उन्होंने ये बताई कि सवारियों वाली लारी की पेशानी पर भी एक बत्ती जल रही होती है। थोड़ी देर बाद मेरठ की तरफ से एक ऐसी ही लारी आती नजर आई। मैंने आगे होकर उसे हाथ दिया मगर लारी न रुकी। शायद रात के वक्त ड्राइवर रुकना नहीं चाहता था, या शायद लारी सवारियों से पहले ही भरी हुई थी। एक ट्रक आकर गुजर गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी लारी आई। मैंने उसे हाथ दिया, वो भी न रुकी। ये लारी भी सवारियों वाली लारी थी। उसके बाद आधा घंटा मैं सड़क के किनारे दरख्त के नीचे बैठा सिगरेट फूंकता रहा, मगर सवारियों वाली लारी ना आई। शायद रात 12 बजे के बाद मेरठ से सवारियों वाली लारी नहीं चलती थी। जब यह ख्याल जहन में पैदा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं सारी रात तो यहाँ नहीं बैठ सकता। बेहतर है कि कोई ट्रक वगैरह आए तो उसे हाथ देकर रोकने की कोशिश करूं। जो होगा देखा जाएगा। इस शहर से फिलहाल निकलना बेहद जरूरी था। मैं सड़क पर खड़ा किसी ट्रक या लारी का इंतजार कर रहा था। आधा घंटा गुजर गया था। इस दौरान जालंधर अम्बाले की तरफ से 2-3 ट्रक आए और मेरठ की तरफ निकल गए। मेरठ की तरफ से सिर्फ एक ट्रक गुजरा जिसे मैंने हाथ का इशारा दिया, पर वो ट्रक न रुका। आखिर दूर से किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आईं तो मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। रोशनियां करीब आईं तो मैंने हाथ का इशारा दिया। ये कोई कार थी। कार पहले तो आगे निकल गई, थोड़ी दूर जाकर रुकी और फिर उसी तरह पीछे को आने लगी और मेरे करीब आकर ठहर गई। कार के अंदर की बत्ती रोशन हो गई। मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक नीली साड़ी वाली औरत बैठी है जिसने खूब मेकअप किया हुआ था। उसने साथ वाली सीट की तरफ हाथ बढ़ाकर खिड़की नीचे की और मुझसे पूछा कहाँ जाना है। मैं उस औरत की दलेरी पर बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात के वक्त उसने सुनसान जगह पर एक अजनबी आदमी के लिए गाड़ी रोक दी है और अब पूछ रही है कि कहाँ जाना है। मैंने जल्दी से कहा, बस मुझे अगले शहर तक ले चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने दरवाजा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ। मैं जल्दी से सीट पर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी आगे चल पड़ी। गाड़ी में किसी इत्र की बड़ी मशहूर कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी। औरत ने गाड़ी का गियर बदलते हुए पूछा, अगला शहर तो मुजफ्फरनगर है, क्या तुम मुजफ्फरनगर जाओगे? मैंने कहा, अगर आपको उससे भी आगे जाना है तो मुझे आगे ले चले, मैं आगे जाकर उतर जाऊंगा। औरत हंस पड़ी, कहने लगी, आखिर तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो लुधियाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ लुधियाने चलोगे? मैंने कहा, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे लुधियाने ही जाना है। औरत ने आहिस्ता से कहा, चलो लुधियाना ही चलते हैं। कहाँ से आ रहे हो और मेरठ शहर से बाहर इतनी दूर तुम कैसे खड़े थे? मैंने यूं ही कह दिया कि यहाँ एक करीबी गांव में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। रात को जाने का प्रोग्राम इसलिए बनाया कि कल दिन के वक्त लुधियाने पहुंच जाऊं। मेरा दोस्त ही मुझे जहाँ छोड़ गया था। उसने कहा था कि हाथ देने से कोई ना कोई लारी जरूर तुम्हें बिठा लेगी, मगर 2 लारियां आकर निकल गईं, कोई ना रुकी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, हम तुम्हें लुधियाने ले चलेंगे और तुमसे किराया भी नहीं लेंगे। ये कहकर औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो पंजाबी में मुझसे बात कर रही थी। जब उसने यार का लफ्ज अदा किया तो मैं मोहताज हो गया। औरत की आवाज मर्दों जैसी भारी थी। उसकी उम्र 40 के करीब होगी। रंग गोरा था, बालों में खिजाब लगा हुआ था।
आंखों के गिर्द हल्के से बने हुए थे। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड में से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर मुझे दिया और बोली, प्लीज मुझे इसमें से एक सिगरेट निकाल कर सुलगा दो। तुम सिगरेट पीते हो ना? मैंने कहा, जी हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। वेरी गुड, बस एक सिगरेट अपने लिए भी सुलगा लो। ये सिगरेट बड़ी आला क्वालिटी के थे। मैंने एक सिगरेट सुलगा कर उस औरत को दिया, एक खुद सुलगा लिया। गाड़ी एक खास रफ्तार के साथ जीटी रोड पर अंबाला की तरफ रवां दवा थी। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए एक हाथ से टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते हुए कहा, गाना सुनोगे? मुझे तो पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं। गाड़ी की फजा किसी औरत के पंजाबी गाने से गूंजने लगी। गाने वगैरह का मुझे बस वाजिबी सा शौक था। कहीं कोई रिकॉर्ड लगा होता तो सुन लेता था। इंडिया के फिल्मी गाने मैंने कभी नहीं सुने थे, क्योंकि इंडिया मेरा दुश्मन मुल्क था। ये पंजाबी गाना जिसकी टेप उस औरत में लगाई थी, फिल्मी गाना नहीं था। अजीब सी आवाज थी गाने की, बिल्कुल मर्दाना आवाज थी। वो औरत साथ साथ हल्की सी आवाज में खुद भी गाने लगी। गाड़ी में 2-3 मील का फासला तय किया होगा कि सड़क पर एक जगह पुलिस के आदमी खड़े नजर आए। वो हाथों के इशारे से गाड़ी को रोकने के लिए कह रहे थे। मैं अगली सीट पर बैठा बैठा साकित सा हो गया। इतना वक्त भी न था कि मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद कर भाग सकूं। उस औरत ने बड़ी बेनियाजी से गाड़ी पुलिस के सिपाहियों के बिल्कुल पास जाकर रोक दी और खिड़की का शीशा उतारते हुए रोबदार आवाज में पूछा, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी है? सड़क पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इतनी देर में दरख्तों में से निकलकर 3 पुलिस कांस्टेबल और आ गए। उन सब के कांधों पर राइफलें लटकी हुई थीं। एक कांस्टेबल ने कहा, मैडम जी, एक मुलजिम मफरूर है, उसकी तलाश में नाकाबंदी कर रखी है। उस औरत ने गुस्सीली आवाज में कहा, मैं तुम्हें मुलजिम लगती हूँ, जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पर्स में से एक कार्ड निकालकर कांस्टेबल को दिखाया। ये देखो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बीवी हूँ। सारे कांस्टेबल गाड़ी से परे हटकर अटेंशन खड़े हो गए। उन्होंने बड़े जोर से सैल्यूट मारा और भागकर सड़क पर जो रुकावट खड़ी कर दी थी उसे हटा दिया। जब हमारी गाड़ी उनके करीब से गुजरी तो सिपाहियों ने एक बार फिर सैल्यूट किया। मैं तो अल्लाह के करम पर हैरान रह गया। कहाँ मुझे ये लग रहा था कि बस अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और कहाँ ये कि वही पुलिस जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई थी सलाम करके पीछे हट गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आंखें बंद कर ली और सिगरेट बाहर फेंक दिया। तब मैंने उस औरत से कहा, आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं और रात को अकेली सफर कर रही हैं, कोई ड्राइवर भी नहीं है, आप वाकई बड़ी बहादुर औरत हैं। मैंने सोचा कि उस औरत की थोड़ी बहुत तारीफ जरूर कर देनी चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, आईजी पुलिस की बीवी हूँ, इसलिए अकेली भी सफर कर लेती हूँ, मुझे कौन हाथ लगाएगा? वैसे भी मैं मर्दों से नहीं डरती। आखिर मर्द एक औरत के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा सलूक कर सकता है? मुझे सब कुछ पसंद है। मैं सोचने लगा कि ये औरत किस पसंद की हो सकती है। फिर मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उस औरत से अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी कि वो मुझे मेरठ शहर से बाहर निकाल दे। अब जबकि मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हो चुका था कि वो आईजी पुलिस की बीवी है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा भी थी। मैं तो एक तरह से खुद अपने आप पुलिस के घेरे में आ गया था। जाहिर है ये लुधियाने जा रही है, रास्ते में हो सकता है मजीद पुलिस के आदमी इसका खैर मकदम करने के लिए आ जाएं। वो मुझे देखेंगे तो जरूर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। इस तरह इस बात का पूरा इम्कान था कि मेरा राज फाश हो जाए और मैं पकड़ा जाऊं। मैंने सोच लिया कि मैं इस औरत के साथ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा और अगले शहर मुजफ्फरनगर में ही उतर जाऊंगा। मैंने उस औरत से यूं ही बातें करने की गरज से कहा, लुधियाने में तो आपकी बहुत बड़ी कोठी होगी, आखिर आप पुलिस के सबसे बड़े अफसर की पत्नी हैं। उसने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंकते हुए कहा, हमारी सरकारी कोठी तो अंबाले में है, मगर मैं लुधियाने अपनी माता जी के पास जा रही हूँ। मैं सोचने लगा कि अगर मैं इस औरत के साथ बैठकर लुधियाने तक भी चला जाऊं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास मेरी तस्वीर तो है नहीं। इंटेलिजेंस के आदमी ने तो मेरी शक्ल ही देखी है और मेरा हुलिया ज्यादा से ज्यादा मेरठ की पुलिस वालों तक ही महदूद होगा। ये औरत बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर की बीवी है और मुझ पर कुछ मेहरबान भी लगती है। कम से कम इसकी बातों से और मेरे साथ इसका जो रवैया है उससे तो यही जाहिर होता है। इसी एतबार से मैं इसके पास एक तरह से महफूज था। उसके साथ वाली सीट पर मुझे बैठा देखकर कोई पुलिस वाला उससे पूछने की जरूरत नहीं कर सकता था कि मैं कौन हूँ। मैंने फैसला कर लिया था कि लुधियाने तक इसी औरत की गाड़ी में बैठकर जाना चाहिए, लेकिन मैं अब भी बड़ा हैरान था कि ये औरत रात के वक्त अकेली घर से दूर जाने के लिए कैसे निकल आई थी। मैंने उसको मजीद टटोलने की गरज से कहा, मैडम ये रास्ता बड़ा वीरान है, रात को यहाँ डाकू वगैरह भी आ सकते हैं। वो बोली, तुम क्यों फिक्र करते हो, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल हर वक्त मौजूद होता है। उसने एक हाथ से अपने सामने वाला डैशबोर्ड खोलकर मुझे अंदर रखा हुआ पिस्तौल दिखाया। इसमें 12 गोलियां भरी हुई हैं। वो असल में रिवॉल्वर था जिसको वो पिस्तौल कह रही थी। असलहे की पहचान उससे ज्यादा मुझे थी। उसने गाने की टेप बंद कर दी थी। कहने लगी, यार मुझे एक और सिगरेट सुलगा दो। मैंने उसे दूसरा सिगरेट सुलगा दिया तो कहने लगी, तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, लुधियाने में कहाँ रहते हो,
शक्ल सूरत से तो तुम मुझे कोई स्टूडेंट रखते हो। मैंने कहा यस मैडम, मैं गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में बीए का स्टूडेंट हूँ। जी मेरा फाइनल ईयर है। गवर्नमेंट कॉलेज का नाम मैंने इसलिए लिया था कि गवर्नमेंट कॉलेज हर शहर में होता है। गाड़ी मुजफ्फरनगर के शहर के दरमियान से गुजर गई। अब आगे सहारनपुर शहर आने वाला था। उस औरत ने पूछा तुम्हें ड्राइविंग आती है? ड्राइविंग मैं बड़ी अच्छी तरह जानता था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे हैवी व्हीकल की ड्राइविंग भी सिखाई गई थी। कार तो मैं लाहौर में भी चला लिया करता था। मैंने कहा हाँ जी मैं ड्राइव कर लेता हूँ। उसने गाड़ी सड़क के किनारे जाकर रोक दी और जमाई लेकर बोली मुझे नींद आ रहे हैं, आगे तुम गाड़ी चलाओ। मैं सोच में पड़ गया कि अगर आगे पुलिस के किसी सिपाही ने रोक लिया तो मेरे पास कोई सबूत नहीं कि ये मेरी गाड़ी है। इस मसले को उस औरत ने खुद ही हल कर दिया। उसने पर्स में से आईजी पुलिस का कार्ड निकाल कर मुझे दिया और कहा अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला रोके तो उसे ये कार्ड दिखा देना, वो भाग जाएगा। अब मेरी तसल्ली हो गई। मैं गाड़ी ड्राइव करने लगा। मैं इस बात पर बड़ा हैरान हो रहा था कि मशरकी पंजाब के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर की बीवी यूं अकेली घर से निकल पड़ी है और उसके खावत को पता भी नहीं। अगर उसे मालूम होता तो वो आगे पुलिस को इत्तला कर देता कि मेरी बीवी की हिफाजत की जाए। वो अपनी मर्जी से या नाराज होकर मेरठ से लुधियाने जा रही है। ये औरत सिख थी और इसने मुझे अपना नाम हरपाल कौर ढिल्लों बताया था। ढिल्लों उसके आईजी पुलिस खावंद की जात थी। अपनी शक्ल शुभात और बातों से मुझे वो कुछ दूसरी किस्म की औरत लगती थी, मगर मुझे उसके किरदार की किसी भी पहलू से कुछ दिलचस्पी न थी। मैं सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह मैं इस इलाके से निकल जाऊं और पुलिस की दस्तरस से बाहर जाऊं। इसके लिए कुदरत ने मुझे एक हैरत अंगेज मौका फराहम कर दिया था, यानी खुद पुलिस मेरी हिफाजत कर रही थी। हरपाल कौर पिछली सीट पर सो गई थी। कार जीटी रोड पर मुजफ्फरनगर को पीछे छोड़ आने के बाद अब सहारनपुर की तरफ पड़ रही थी। सड़क वीरान और अंधेरी थी। कार की हेडलाइट्स में से सड़क नजर आती थी। यहाँ सड़क के किनारे बिजली के खंभे भी नहीं थे। मैं दरमियानी रफ्तार से गाड़ी ले जा रहा था। अचानक सड़क पर दरख्त का बहुत बड़ा टहना बिल्कुल दरमियान में पड़ा नजर आया। मैंने वहीं ब्रेक लगा दी। ब्रेक यकदम लगाने से हरपाल कौर की आंख खुल गई। उसने पीछे से नींद भरी आवाज में पूछा क्या हुआ है, ब्रेक क्यों लगा दी? मैं अभी उसको जवाब देने ही वाला था कि अचानक दो आदमी मेरी खिड़की के सामने आए। उन्होंने मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था। एक ने राइफल का बट जोर से मारकर खिड़की का शीशा तोड़ा और राइफल की नाली मेरी कनपट्टी से लगा दी और कहा जो कुछ माल पानी है निकाल दो। हरपाल कौर ने जब देखा कि डाकू आ गए हैं तो घबराने की बजाय उसने बड़े रूबदार आवाज में कहा मैं आईजी पुलिस करतार सिंह ढिल्लों की बीवी हूँ। सीधी तरह जिधर से आए हो उधर चले जाओ, नहीं तो सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। दूसरे डाकू के पीछे दरख्त के पास एक और डाकू बंदूक ताने खड़ा था। उसने आवाज देकर कहा अरे अंदर औरत भी है। तीसरे डाकू ने सुना तो वहीं से आवाज दी अरे औरत को निकाल कर ले चलते हैं। जिस डाकू ने मेरी कनपट्टी के साथ राइफल की नाली लगाई हुई थी उसने अंदर हाथ डालकर खिड़की खोल दी और मुझे बाहर निकलने को कहा। मैं बाहर निकल आया। उन्होंने हरपाल कौर को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। हरपाल कौर डाकुओं को गालियां देने लगी। मुझे इतना पता था कि हरपाल कौर का रिवॉल्वर डैशबोर्ड में है, मगर डाकुओं ने मुझे डैशबोर्ड की तरफ हाथ ले जाने की मोहलत न दी। अब सूरत हाल का नक्शा ऐसा था कि एक डाकू राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगाए मेरे पास खड़ा था। एक डाकू कार की तलाशी ले रहा था। जो डाकू कार की तलाशी ले रहा था उसने डैशबोर्ड में से रिवॉल्वर निकाल कर कहा अरे ये पिस्तौल भी है। रिवॉल्वर उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब डाकू हरपाल कौर को अपने साथ ले जाने के लिए उसे खींचने लगे। हरपाल कौर ने चीख कर मुझे कहा तुम मर्द हो कि क्या हो? इन डाकुओं में से किसी को खबर न थी कि इनकी मौत उनके सरों पर मंडला रही है। उन्हें मालूम भी नहीं था कि उनके पास एक तरबियत याफ्ता कमांडो खड़ा है। मुझे उस औरत का एक आम ड्राइवर समझ रहे थे। चुनाचे जो दो डाकू हरपाल कौर को पकड़कर एक तरफ खींच रहे थे उन्होंने अपनी बंदूकें या राइफलें कांधों पर लटका रखी थी। वहां दरख्तों के नीचे अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अभी तक चल रही थी। उनकी रोशनी की अक्स में मुझे एक एक चीज साफ नजर आ रही थी। जिस डाकू ने राइफल की नाली मेरी गर्दन के साथ लगाई हुई थी वो बराबर मेरे पास खड़ा था। शायद वो इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसके साथ ही औरत को खींचकर सड़क से कुछ दूर ले जाएं, तो वो मुझे धक्का देकर खुद भी उनके पास चला जाए। लेकिन इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सिख औरत ने मुझे ताना दिया था कि तुम मर्द होकर तमाशा देख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है? मैं उसके ताने से बिल्कुल मुश्तहिल नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस वक्त तक अपनी हिकमत अमली तय कर चुका था। बस वो सिर्फ एक ही लम्हा था, जिस तरह बिजली चमक कर गायब हो जाती है। मैंने अपने उल्टे हाथ को एक खास जाविये से अपने पहलू में खड़े डाकू की राइफल की नाली पर जोर से मारा। राइफल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके साथ ही मैंने डाकू की नाफ पर लात मारी। वो हाय कहकर झुका तो मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक झटका दिया। एक तरबियत याफ्ता कमांडो का एक ही झटका काफी होता है।